नमस्कार। कक्षा एकादश के सभी भैयाओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के पहले चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। जनरली ये चैप्टर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे भी कम पढ़ते हैं, बट ये एकेडमिकली तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि हमें पूरी फिजिक्स क्या होती है, साइंस क्या होती है, क्या इसका स्कोप है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट्स वाई हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड है। हम 6 क्लास से जनरली बुक्स चालू हो जाती हैं, पढ़ाई चालू हो जाती है साइंस सब्जेक्ट नाम से। तो हमें सबसे पहले देखना होगा साइंस का मीनिंग क्या है। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, किसी भी बात को जानना सिस्टमेटिक वे में, दैट इज कॉल्ड द साइंस। टू नो इज कॉल्ड द साइंस। साइंस इज द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है साइंस। लेकिन वो सिस्टमेटिक अटेम्प्ट जो बनता है किस चीज़ के लिए बनता है? टू अंडरस्टैंड। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। वो सिस्टम बनाएगा जब हम उसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, रीजनिंग होगी, मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी, प्रेडिक्शन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज होगा। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तभी कोई भी सब्जेक्ट साइंस बन जाता है। अब बात आती है साइंस में ब्रांच थी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे। एक ही किताब पढ़ते थे, लेकिन अब हमें अलग अलग किताबें पढ़नी है, उनके दो दो पार्ट पढ़ने हैं, उन दो दो पार्ट के रिफ्रेशर पढ़नी होंगी, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। बट हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा, हमें उस पढ़ाई, उस स्टडी को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा, उसके एग्जाम्पल से कनेक्ट करना होगा, तभी हम आगे कुछ इसमें कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, और भौतिकी का मतलब है भौतिक, मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, द रूल्स द लॉज बाई विच दिस नेचर इज एग्जिस्ट, दिस कॉल्ड द फिजिक्स। उसे हम फिजिक्स कहेंगे। सिंपल शब्द में बताई बात है। अगर देखा जाए तो पानी पेड़ में नीचे से ऊपर जा रहा है, उसकी फिजिक्स क्या है, कैसे जा रहा है, क्या कारण है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट लग रहा है फिजिक्स का जिस कारण से पेड़ में पानी जड़ से ऊपर रूट तक जा रहा है, सॉरी उसके टॉप पॉइंट तक जा रहा है, कैसे वो खाना बना रहा है, तो उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कौन से लॉज लग रहे हैं फिजिक्स के जो फॉलो हो रहे हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का। स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है, इसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना 30 से 40 शब्द में, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। स्कोप की बात आती है, कहते हैं भाई फिजिक्स पढ़ लेंगे तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे। तो देखा जाए तो 11वीं 12वीं में जितनी भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, उन सब फिजिक्स, उस सारा कुछ जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, हर चैप्टर आगे चल करके उसके अपने अपने एक अलग अलग ब्रांच बन जाती हैं। और उसमें सिंपल हम अगर देखें तो आपका सिंपल लेके चलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स पढ़ेंगे। जितना भी हम चल रहे हैं मशीन, जितनी भी मशीन के पार्ट हैं वो सब कुछ मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर जो बनते हैं जनरल, ठीक। दूसरा पार्ट है वहाँ पर आपका थर्मोडायनेमिक्स, एक अलग ब्रांच है। उसमें हम हाउ इज़ द हीट इज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका हीट इंजन हो गया, ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती हैं। अंदर पार्ट है ऑप्टिक्स, उसके अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक पार्ट और भी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। उसमें हम न्यूक्लियस, एटम, प्रोटॉन्स, पूरे इसके कंस्ट्रक्शन, उसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, उस सबको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिनको मैंने कई चीज़ों को तो छुआ भी नहीं है अभी। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब एक्साइटमेंट की बात देखा जाए तो हम जो डिस्टेंस, आप कितना जानते हैं, 1 मीटर, किलोमीटर, इतना ही तो पढ़ा है। छोटे में देखा जाए तो आपने मिलीमीटर तक पढ़ रखा है। कोई बच्चे कहते हैं सर हमने तो और भी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन हम देखें तो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, या एक सुई हो गई, सुई में हमने नमक, सुई को हमने अगर नमक के डिब्बे में डाला तो जो कण निकल के आ रहा है वो साइज, सुई का साइज, हमारा साइज, घर का साइज, जो गली है डिस्ट्रिक्ट हो गया है, उसके बाद स्टेट, कंट्री, आपका कॉन्टिनेंट हो गया, वर्ल्ड हो गया, यूनिवर्स हो गया, गैलेक्सी। एंड गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो एक गैलेक्सी की बात, हम उस पूरी गैलेक्सी को भी नहीं पहचान पाए। तो देखा जाए तो हम माइक्रोस्कोपिक से कहाँ चले गए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए। ये फिजिक्स का एक्साइटमेंट है।
अब फिर अनदर जो पार्ट है, बात है, वो क्या है हमारे लिए, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले फिजिक्स, उसके कॉन्सेप्ट आए, उससे हमने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को फ़ायदा हुआ। तो तीनों ही एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड हैं। इसका अगर सिंपल एग्जांपल देखें, ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो फिजिक्स लग रही है, म्यूचुअल इंडक्शन लग रहा है, वो टेक्नोलॉजी हमने यूज की ट्रांसफार्मर बनाने में। उससे क्या हुआ, अब घर घर तक लाइट जा रही है, पहुंच रही है, उसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं। ये उसका छोटा सा एग्जाम्पल लिया। फंडामेंटल फोर्सेज नेचर, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एक आध नंबर का आता है इसमें से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए कि हमें पता पड़ जाएगा फंडामेंटल फोर्सेज कौन 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 से हैं। फंडामेंटल क्यों बोला जा रहा है, दीज फोर्सेज आर नॉट डिपेंड ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनसे और सारे फोर्सेज बन जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स विच सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसा फोर्स है आपका, लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, लंबी दूरी, डिस्टेंस तक ये इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लाई करता है। तीसरा, ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है। चौथा, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से ही पता पड़ रहा है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन जो चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल आर इन मोशन देन दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल्सो मेक द मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी सिमिलर हैं समथिंग ग्रेविटेशनल फोर्स के, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। दूसरी बात कि ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब बात आती है तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या, द फोर्स विच होल्ड द इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द फोर्स विच होल्ड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस में कई लोग बैठे रहते हैं। अब जो लोग बैठे हुए हैं न्यूक्लियस में, वो दो लोग हैं जनरली, आप इतना ही पढ़े हुए हो अभी, आप, मैं उसको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करूँगा। लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बांधे हुए हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियाई कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं। तो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। वो न्यूक्लियस के साइज पर के अकॉर्डिंग होता है, जिसका साइज कितना, 10⁻15 मीटर। हम एक घर में रहते हैं तब भी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन बताओ न्यूक्लियस बहुत छोटे से दायरे में रह रहा है, उसका साइज कितना छोटा, 10⁻15 है। कितने सारे प्रोटॉन, कितने सारे न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, टायर्ड हैं। तो ये कितनी अच्छी बात बता रहा है ना हमको ये बात भी। तो इसलिए तो ये फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। दूसरी बात आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देयर सम एटम्स, एलिमेंट्स कह लीजिए, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन एमिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को एमिट करने के लिए उसमें अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं। तो बीटा पार्टिकल का जो डिके होता है, वो न्यूक्लियस, वो एटम के न्यूक्लियस को चेंज कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है, अब दो तरह का बीटा पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने वाला भी होता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलने वाला भी होता है। पर आप इतना ही समझ लो, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। इन बीटा डिके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। ये ध्यान रखना, नाम भले इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वीक कौन सा फोर्स है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद जो स्ट्रोंगर है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे ज़्यादा कौन स्ट्रोंगर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, तो ये तो बात रही हमारी इस चैप्टर की। थोड़ा बहुत आप इसमें भी पढ़ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक लाइन पढ़ना और उसको अंडरलाइन कर लेना।
आगे जब भी हम इसकी स्टडी करेंगे फर्दर पूरे फिजिक्स की 11th 12th में, तो ये हर एक लाइन वहाँ पर काम आई इस चैप्टर की। हमारा जो आगे का चैप्टर होगा, जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर को हम स्टडी कल से करेंगे और उसको थोड़ा सा पढ़ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, धन्यवाद।